तो हम ये क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल का चैप्टर नंबर 4 का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सुपर प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज़ एन एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू ऑफ 126 लाख। तो उसका सेल्स था 126 लाख का दिस ईयर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑन 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर ये सेल्स रेवेन्यू 126 लाख का था तो 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर हम इसकी कॉस्ट ढूंढ लेंगे। ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 LBS ऑफ मटेरियल ए एंड 1.5 LBS ऑफ मटेरियल बी। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी की कंजम्पशन उसने बता दी है। फॉर मैन्युफैक्चर एज वेल द प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि मशीन शॉप और 2.5 आवर ऑन द असेंबली सेक्शन के लिए 7 घंटे और 2.5 घंटे लगते हैं। ओवरहेड आर अब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 33.1/3% ऑन डायरेक्ट लेबर। तो ये जो हमारे ओवरहेड है वो ब्लैंकेट रेट यानी कि 33.1/3% जो है ये लेबर और के हिसाब से लगते हैं, यानी कि ओवरहेड्स की बात करें। फैक्ट्री वर्क्स 5 days ऑफ 8 hours अ वीक इन अ नॉर्मल 52 weeks अ ईयर। तो कहता है जो 52 वीक्स में वो 5 दिन काम करता है, 8 घंटे जो हैं वो एक वीक में, और अ वीक इन अ नॉर्मल 52 ईयर्स। ठीक है जी। तो हम इसमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई बात करता है तो वो कहता है कि ऑन एन एवरेज स्टैट्यूटरी हॉलीडेज़ वो एंड एब्सेंटीजन आइटम टाइम भी बता रखा है 96 आवर्स, 80 आवर्स एंड 64 रिस्पेक्टिवली। किन किन के लिए स्टैट्यूटरी हॉलीडेज़ यानी कि जो ज़रूरी है, लीव छुट्टी लेते हैं जो लोग, और एब्सेंटीज़म एंड आइडल टाइम, ये तीनों चीज़ें बता रखी हैं इन अ ईयर। उसके बाद परचेज़ प्राइस बता रखा है, लेबर रेट दे रखा है जी इन्होंने, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं कितने हैं 600 हैं, और असेंबली सेक्शन में 180 हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तीनों चीज़ों का, फिनिश गुड्स का, मटेरियल ए का, मटेरियल बी का। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस है हमने वो कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन की फर्दर डिमांड जो है वो क्या कह रहा है, परचेज टू बी मेड ऑफ द मटेरियल ए एंड ड्यूरिंग द ईयर इन रुपीज़ एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन शॉप एंड असेंबली सेक्शन अलॉन्ग विद योर कमेंट्स। यानी कि ये 3 चीज़ें इसने पूछी हुई हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं इन सब चीज़ों की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो बातें इसने बोली थी वो ये बोली थी, वो कह रहा था सेल्स हमें दे रखी है 126 लाख की, और हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स जो दे रखा है वो हमें 20% दे रखा है, ऑन सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है जी। इसके बाद अगर बात आती है तो कहता है कि एक यूनिट बनाने के लिए फिनिश गुड्स की, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल ए लगता है और मटेरियल बी लगता है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। तो आपका जो मटेरियल ए, सॉरी ये मटेरियल ए है, मटेरियल ए कितना लगता है 3 LBS, और ये कितना लगता है 1.5 LBS। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपके पास जो प्रोसेस टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 7 आवर्स है। ठीक है जी। और इसके अलावा असेंबली सेक्शन जो है वो है 2.5 आवर्स। ठीक है जी। उसके बाद ओवरहेड जो है वो है 33.1/3% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। ये सब चीज़ें दे रखी हैं हमें। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग डे कितना, हमारे पास वर्किंग डेज कितने हैं, टोटल अवेलेबल कितना है, यानी कि हमारे पास वर्किंग टाइम कितना है। तो वर्किंग टाइम अवेलेबल ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो कहता 5 days थे 52 वीक्स में, डेज वीक्स, और 1 घंटे में कितने घंटे थे, मतलब 1 वीक में कितने घंटे थे 8 घंटे। तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई करके टोटल लगाऊंगा 5 × 8 × 52, तो दैट कम्स आउट टू बी 2080। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, स्टैट्यूटरी हॉलीडेज़ जो है वो लेस करनी है, 96 आवर्स की है। लीव जो है वो लेस करनी है, लीव्स जो है वो कितनी है, माइनस कर देंगे हम, ये है 80 आवर्स की। उसके बाद
हमारे पास टेस्टेड लीव के बाद एब्सेंटीज़म, सॉरी आइडल टाइम, एब्सेंटीज़म और लीव तो एक ही था। आइडल टाइम जो है वो है हमारा 64 आवर्स का। तो चलिए देखते हैं टोटल ये कितना बनता है जी हमारे पास। इसके अवेलेबल आवर्स 2080 माइनस 96 माइनस 80 माइनस 64, तो हमारे पास इफेक्टिव आवर्स इतने 1840 हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ें इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें वो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले हमें वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू बी सोल्ड। तो हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स पहले कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 1 तो पार्ट 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। ठीक है जी, हेडिंग हम बना चुके हैं। कहता मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया है मेरा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे आया, इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसके लिए फर्दर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, तो देखिए ध्यान से जी, टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम होने वाला है जी ए और बी के लिए 3 LBS 1.5 LBS इंटू 6 इंटू 4 18 6, तो ये 18 रुपये हो गया, ये 6 रुपये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की बात करूँ तो लेबर में मशीन शॉप और है असेंबली सेक्शन। मशीन शॉप कितने की थी, 7 घंटे थे और 2.5 घंटे थे इधर। ठीक है जी, तो हमारे पास 7 घंटे और 2.5 घंटे के हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो ये बनता है मेरे पास टाइमिंग जो है 4 रुपीज़ के हिसाब से है और ये 3.2 के हिसाब से, तो ये आ गया 28, ये आ गया 8। ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड में वो कहता है डायरेक्ट लेबर का 1/3 भी कर दो तब भी चलेगा, यानी कि 28 + 8 ये कितना होता है 36, 36 का 1/3 ये होता है 12, यानी कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो आ गई मेरी 36 + 12 48, 48 + 6 48 + 6 64, 64 + 10 74 + 8 4 + 8 74 + 72 ये आता है 72, टोटल आ गया 72। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है जी, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आती है। अब जीपी ऑन कॉस्ट कितना था ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर वो कहता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस था, यानी कि 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट कितना था 18 रुपये, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरी 90 आ गई। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो जो कैलकुलेट करने, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखना ज़रा। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएंगे या 1 2 6 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 90, तो ये टोटल मेरे पास कितना बन गया 1,40,000 यूनिट्स। ठीक है जी, तो 1,40,000 यूनिट्स जो बनते हैं ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। अब वो कहना चाह रहा है कि 1,40,000 यूनिट्स जो हैं उसके लिए हमें कितना मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ये करते हैं पार्ट नंबर 2 में। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 में। तो वो कहता है कि हमने पहले पार्ट में देख लिया कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाने थे, 1,40,000 नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या थे, टू भी प्रोड्यूस थे। ठीक है जी, आपको अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो ओपनिंग था हमारे पास, सॉरी अब क्लोजिंग स्टॉक भी तो कुछ बचा होगा ना, तो जो क्लोजिंग था वो कितना दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ 25,000 यूनिट्स, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स है 20,000 का, तो अल्टीमेटली हमें कितना ख़रीदना पड़ेगा 1,45,000
जो यूनिट्स हैं वो ख़रीदने पड़ेंगे टू बी परचेज। अब इसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है वो हम देख लेते हैं। मटेरियल ए और मटेरियल बी कितना ख़रीदना पड़ेगा। तो मटेरियल ए की जो कंजम्पशन है वो है हमारी पास 3 यूनिट्स के हिसाब से है, तो यानी कि 3 यूनिट्स लगते हैं मटेरियल 3 के। टोटल कंजम्पशन हमारे पास कितनी आ चुकी है, हमारे पास जो टोटल कंजम्पशन आएगी 1,45,000 इंटू 3, ये आता है 4,35,000। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास इतनी हमने कंजम्पशन करी है हमारे पास, तो उसके बाद हमारा ये टोटल जो है कंजम्पशन 4,35,000 आ गया। हमारे पास क्लोजिंग जो स्टॉक है मटेरियल ए का वो हम ऐड करेंगे, देखेंगे कि हमने टोटल में कितना कंज्यूम करा है। तो 30,000 जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहा, और ये हमारा कैसे है 1,45,000 इंटू 3 करेंगे तब है। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, ओपनिंग था 54,000। उसके बाद हम बात करेंगे परचेज़ कितना करा होगा हमने, यानी कि टोटल कंजम्पशन तो हमने देखना है कि इतना ख़रीदा था 4,35,000। क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएगा 4,11,000। तो हमारा परचेज़ प्राइस कितना था 6 रुपये के हिसाब से, परचेज़ कॉस्ट कितनी बनती है 24,66,000। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगी। उसके बाद मटेरियल बी की मैं बात कर लेता हूँ। तो मटेरियल बी की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमने कंजम्पशन कितनी करनी थी 1.5 पर यूनिट था, तो हमारे पास यूनिट कितने थे 1,45,000 थे, इंटू 1.5 अगर मैं करूँगा 2,17,500 आता है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 66,000 का था, ओपनिंग स्टॉक मेरा 33,000 का था। परचेजेस अल्टीमेटली मेरी कितनी आ गई, इतनी अमाउंट की आ गई, और ये परचेज़ प्राइस कितना था, ये था 4 रुपीज़ पर यूनिट का था। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 10,02,000। तो मेरे पास टोटल जो अमाउंट आ गई परचेज़ बजट की 3468,000। तो मटेरियल ए और मटेरियल ये बी की बात होगी। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, पार्ट थर्ड कह रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट क्या कहता है, मशीन शॉप की कितनी थी और असेंबली सेक्शन की कितनी थी, ठीक है जी। उसके बाद हम ये बात करते हैं आवर्स अवेलेबल कितने थे हमारे पास। जो हमारे पास आवर्स अवेलेबल थे, कहता हमारे पास 1840 आवर्स थे, तो हमने मशीन शॉप के लिए कितने बंदे लगाए थे, मशीन शॉप के लिए 600% लगाए थे। तो 600 इंटू 1840, और इसके लिए असेंबली सेक्शन के लिए 180% लगाए थे। तो हमारे पास आवर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है 1104,000। ये सारे माइनस करने के बाद जितनी भी एब्सेंटीज़म थी ये सब माइनस करने के बाद ये तब आया। आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं हमारे पास आवर्स रिक्वायर्ड हैं आई थिंक सो ये हैं 14। देखो ये 7 घंटे चाहिए पर यूनिट के लिए, और इसको 2.5 घंटे चाहिए पर यूनिट के लिए। तो हमारे पास यूनिट टोटल कितने थे 1,45,000 थे। तो 10,15,000, और यहाँ पे कंजम्पशन कितनी हुई 36,25,000। तो हमारे पास सरप्लस, या तो हमारे पास सरप्लस होंगे या फिर डेफिसिट आवर्स होंगे। तो वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे जो मेरे सरप्लस आवर्स थे 89,000 के थे, और यहाँ पे डेफिसिट थे 31,300 थे। कैपेसिटी हमारी यूटिलाइजेशन कितनी परसेंटेज आ जाएगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज आ जाएगी। अगर इसको परसेंटेज वाइज करूँगा तो ये आ जाएगी, कैपेसिटी मेरी टोटल थी 89,000, यानी कि सॉरी मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं मेरी 100% कैपेसिटी कितनी थी 11,04,000, और मैं यूज़ कर रहा हूँ 10,15,000। तो ये आ जाएगा 91.94%। उसी तरह से यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 109.45% है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी थी कितनी 313,200 माइनस 3, ये डिवाइडेड बाय करना था, यानी कि 36,25,000 डिवाइडेड बाय 331,200। तो ये मेरी कैपेसिटी, ये इतनी ओवर यूटिलाइजेशन है, इसलिए वो नेगेटिव में आ रहा था।
तो ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी।